बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। वो मेरे अम्मी और अब्बा को मिली थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं 6 साल की थी। हम बिशाम में रहते थे। एक दफ़े अम्मी जब बहुत बीमार थीं तो अब्बू रात के वक्त उन्हें लेकर हस्पताल चले गए थे। हस्पताल बहुत दूर था। रात के 10 बज रहे थे। मैं और मेरा छोटा भाई दादा के साथ अम्मी और अब्बा का इंतज़ार करने लगे। वो रात के तकरीबन 1 बजे वापस आए, लेकिन साथ में एक लड़की भी लेकर आए। अम्मी की तबीयत अब ठीक थी। अब्बू ने उस लड़की का बताया कि ये हमें सड़क पर मिली है, शायद रास्ता खो गई है और बोल भी नहीं रही, अभी खौफज़दा है, हम इसे अपने साथ ले आए हैं। इतनी छोटी बच्ची कहाँ छोड़ते। 1-2 दिन में जब खौफ ख़त्म होगा तो इसके घर का पता पूछकर इसे वहाँ छोड़ देंगे। इन सब बातों के दौरान वो अम्मी के पीछे खड़ी थी। अब्बा ने उसका बाजू पकड़कर आगे किया। मैंने देखा कि उसकी आंखें इतनी सब्ज़ थीं कि मसनूई लगती थीं, यूँ जैसे कांच की हों। तब उसने मेरी तरफ देखा और मेरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। उसकी आंखें सर्द थीं, बहुत सर्द और अजीब आंखें। मैंने ऐसी आंखें अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। मैं तो सिमट ही गई। उसने दोबारा मेरी तरफ देखा। मैं मारे डर के दादा के बाजू से लिपट गई। दादा ने मेरी घबराहट देखकर उसका नाम पूछा। वो टिकटिकी बांधकर दादा की तरफ देखने लगी। दादा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? सारंगा नाम है मेरा। वो अजीब से लहजे में बोली। उसकी आवाज़ भी अजीब थी, किसी भी शोर से पाक। यूँ लगता था जैसे कोई रिकॉर्डर सुन रहे हैं। अब इतने सालों के बाद भी कभी उसकी आवाज़ आती है तो मुझे झुरझुरी सी आ जाती है। फिर यूँ वो हमारे घर हमारे साथ रहने लगी। अम्मी और बाबा ने 1000 दफ़े उसके घर का पता उससे पूछा, लेकिन उसने कुछ न बताया। छोटे भाई फुरकान को तो वो इतनी पसंद थी कि हर वक्त उसके साथ लगा रहता। उस वक्त फुरकान 2 साल का था। चंद महीने गुजरे तो फुरकान उसे साना कहने लगा। फिर ये नाम सबकी ज़ुबान पर चढ़ गया। मुझे उससे खौफ आता। जब मैंने अम्मी से अपने खौफ का इजहार किया तो अम्मी ने मुझे डांट कर कहा, तुम्हारी छोटी बहन है, क्या हो गया है, ख्याल रखा करो इसका। एक दिन मुझे सारंगा से डर लगा। मैंने दादा से इस बात का जिक्र किया। दादा मेरी बात सुनकर किसी गहरी सोच में गुम हो गए। लोग कहते थे कि सारंगा के जैसी खूबसूरत आंखें दुनिया में किसी की भी नहीं हैं, लेकिन मैं जानती थी कि वो खूबसूरत नहीं थी। वो बेजान आंखें थीं, उनमें कोई रोशनी, कोई चमक नहीं थी। और यही नहीं, वो बातें भी बहुत कम करती थी। ज़रूरत की बात करती, वरना अक्सर खामोश रहती। अम्मी और अब्बा उसे मुझसे ज़्यादा चाहने लगे। उसे आए हुए तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर चुका था। मुझे शुरू से उसमें कुछ गैर मामूली बात महसूस होती, लेकिन न जाने क्यों मैं इस बात का पता नहीं लगा पाई। घर में बाकी सबके साथ वो घुल मिल तो गई थी, लेकिन सोती मेरे और दादा के साथ थी। मेरी तरह दादा भी उसे पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन वो हमें बहुत पसंद करती थी। मैंने खुद कई बार सुना, दादा ने बार बार मेरे अब्बा से कहा कि शफ़क़त, तुम समझ नहीं रहे हो, ये लड़की वो नहीं है जो तुम्हें नज़र आती है। अब्बा हंसकर दादा की ये बात टाल देते। अब्बा आपको क्या पता, ये बच्ची छोटी है, न जाने आप इसे क्या समझते हैं, हम तो इसका इंसानियत के लिहाज से ख्याल रखते हैं। खैर, बात आई गई हो गई। एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, दादा अब्बू सो चुके थे। मैं लेटे लेटे सारंगा की तरफ मुड़ी। वो भी मेरे साथ ही सो रही थी। तभी मैं पीछे मुड़कर देखा तो अजीब सी रोशनी नज़र आई। मैं ये देखकर दंग रह गई कि ये रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी और वो छत की तरफ देख रही थी। ये देखकर मेरा दिमाग सुन हो गया। मुझे लग रहा था मेरे होश व हवास खो जाएंगे। काफ़ी देर के बाद जब मुझे होश आया तो इतना डर लगा कि मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिल खौफ से धड़क रहा था। दिल के धड़कने की आवाज़ मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। फिर मुझसे रहा नहीं गया। तकरीबन हर 10 मिनट के वक्फे के बाद मैं अपनी आंखें खोलती और चुपके से उसकी तरफ देखती तो उसकी आंखों में वही अजीब सी सब्ज़ रोशनी होती
और वो छत की तरफ देख रही होती। यूं डरते डरते हमें सुबह हो गई। सुबह मुझे बुखार लग चुका था। मैं सारी रात सो भी नहीं पाई थी। सुबह मैंने मौका देखकर दादा को सब बता दिया। दादा ने मुझे तसल्ली दी, मेरा हाथ पकड़ा और कुछ कहने लगे थे कि अब्बा जान कमरे में आ गए। ऐसे में दादा की बात उधर की उधर ही रह गई। उस रात मुझे कपकपी चढ़ी हुई थी। बार बार नींद से मेरी आंखें बंद हो जाती और मैं गहरी नींद में चली जाती। रात के किसी पहर मेरी आंखें खुल गईं तो देखा सारंगा अपनी चारपाई पर नहीं थी। मैंने दादा को डर कर आवाज़ दी। दादा भी उठ गए। हमने उसे मिलकर पूरे घर में ढूंढा, लेकिन उसे ना मिलना था वो ना मिली। काफ़ी देर के बाद जब हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए, दादा अब्बू वापस कमरे में आ गए। दादा अब्बा को जगाना चाहते थे कि बाहर खटपट हुई और सारंगा अंदर आ गई। कहाँ थी तू रात के इस वक्त? दादा ने सख्त लहजे में पूछा। वो हमें जागता देखकर चौंक गई थी। दादा, मैं गुसल खाने में गई थी, उसने रुकते हुए सख्त लहजे में जवाब दिया। लेकिन मैंने तो गुसल खाने में देख लिया था, तू वहाँ नहीं थी। दादा के माथे पर बल पड़े। वो कुछ न बोली। अच्छा जा, अब सो जा, आइंदा इस तरह बाहर मत फिरना। दादा ने सख्ती से उसे तंबीह की थी। मैंने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें आग निकल रही थीं। उनमें वाज़िया इंतकाम की झलक थी। सुबह एक अजीब शोर से मेरी आंखें खुलीं। मैंने उठकर देखा तो घर के सब लोग रो रहे थे। ये देखकर मुझे डर सा लगा। मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं, लेकिन सारंगा कहीं नहीं थी। मेरा दिल बेसाख्ता धड़कने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सहन के बीचों बीच रखी चारपाई पर आ गई। किसी को सफ़ेद चादर से ढक दिया गया था। मैंने धीरे से चादर चेहरे से खिसकाई और मेरी चीख निकल गई। मेरे दादा इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे मुंह से बेसाख्ता आवाज़ें निकलने लगीं। मैं ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगा। मैं गिरने लगी थी और बेहोश होने से पहले मैंने देखा कि सारंगा दादा के सिरहाने बैठी थी। उसके चेहरे पर अफसोस या मलामत का कोई आसार नहीं था, बल्कि चेहरा सपाट था। दादा की वफ़ात के बाद मैं सारंगा से और भी ज़्यादा डरने लगी। लेकिन घर में उस रात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। न जाने मुझे क्या हो जाता था। रोज़ मैं सोचती कि आज अम्मी को बताऊंगी, लेकिन जब अम्मी अकेले होती तो मैं सब भूल जाती। इसी तरह 1 साल मज़ीद गुजर गया। अब मैं, सारंगा और फुरकान एक कमरे में सोते थे। फुरकान अक्सर दादा की चारपाई पर सो जाता। वो रात को बेसुध सोता और सुबह जागता, लेकिन मेरी अक्सर पूरी रात आंखों में कटती। इन दिनों बारिशों का मौसम था। तब अब्बू से गांव के किसी आदमी ने कहा कि इन्होंने सारंगा को मगरिब की नमाज के बाद बड़ी नहर के पास देखा है। उन्हें सारंगा पर बहुत भरोसा था। अब्बू को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जब अक्सर लोग यही कहने लगे तो अम्मी ने सख्ती के साथ उससे बाज़पुर्स की। उस वक्त तो वो चुप रही और खामोशी से सुनती रही। अगले दिन रात के वक्त अम्मी को फालिज का अटैक हुआ और उनकी एक साइड बिल्कुल सुन होकर रह गई। अब वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकती थी। इस दौरान मैं अम्मी के साथ 1 हफ्ता अस्पताल में रही। हमारे साथ दिन के वक्त अब्बा होते और रात को मामू होते। रात को अब्बा घर चले जाते। 1 हफ्ते के बाद अम्मी घर आ गईं। मैंने अम्मी को चारपाई पर लटाया। उस वक्त सारंगा कमरे में नहीं थी। बाद में जब मैं अम्मी को दलिया खिला रही थी तो वो कमरे के अंदर आई। अम्मी ने उसकी तरफ देखा और मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालने लगीं। वो कुछ कह रही थीं, लेकिन हमारी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। अम्मी पर कपकपी चढ़ गई। अब्बू ने उलझन भरी नज़रों से मुझे देखा और मैं शल रह गई। मैं समझ गई कि अम्मी क्या कह रही हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी सारंगा को अम्मी के करीब नहीं आने दिया। अम्मी के सारे काम मैं खुद करती। फुरकान को मैं उससे दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन फुरकान मुझसे और अम्मी से ज़्यादा उसे चाहता था। वो उसे साना कहता और सारा दिन उसके दुपट्टे का पल्लू पकड़े रखता। मैं खाना खिलाती तो रोने लगता, ना खाता। जब सारंगा खिलाती तो हंसते हुए खुशी खुशी खा लेता। सारंगा ने उसे अम्मी से ज़्यादा पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वो 1 मिनट भी उससे अलग नहीं रहता था। अब्बू जब भी अम्मी के पास बैठते, अम्मी इशारों में उन्हें सारंगा दिखाती और फिर दरवाज़ा दिखाती। शायद वो अब्बू से सारंगा को घर से निकालने की बात करती थी या कुछ और। फिर एक दिन अम्मी ने मेरे सामने पानी का गिलास अपने बाएं हाथ से सारंगा के मुंह पर दे मारा। इन दिनों अम्मी बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। बात बात पर रोने लगती, बर्तन उठा कर मारती। उस दिन अम्मी ने इशारों में फुरकान का पूछा तो मैंने फुरकान को आवाज़ दी।
वो सारंगा का हाथ पकड़ कर आ गया। अम्मी ने काफ़ी देर दोनों को देखा, फिर गिलास उठाकर सारंगा के मुंह पर मारा। उसकी आंख के ऊपर माथे पर जख्म लग गया। वो दुपट्टे से आंख को दबाते बाहर निकली और फुरकान ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। साथ साथ वो अम्मी को बुरा भी कह रहा था। मैं अम्मी को चादर उड़ाकर फुरकान को चुप करवाने बाहर ले आई। काफ़ी देर बाद फुरकान को सुलाकर मैंने देखा तो वो नहीं थी। अंदर बंद कमरे में जाकर देखा तो उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और वो शायद सो रही थी। मेरे पीछे पीछे फुरकान भी नींद में चलता हुआ आया। साना की आवाज़ पर उसने आंखें खोल दी तो फुरकान उसके सिरहाने खड़ा था। वो फुरकान को देखकर मुस्कुराई और मैं बाहर निकल गई। कभी कभी मुझे लगता कि वो फुरकान को एक माँ से ज़्यादा चाहती है। इससे 2 रोज़ बाद अम्मी की वफ़ात हो गई। अब अब्बू भी सारंगा से मोहतात हो गए। वो घर का कोई काम उसके सुपुर्द न करते, अपने हर काम के लिए मुझे आवाज़ देते। एक दिन साथ वाले घर की बिल्ली रात को हमारे घर आ गई। वो बाहर सहन में घूम रही थी। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। अब्बू ने जब मुझसे सारंगा के बारे में पूछा तो फुरकान ने बिल्ली की चमकती आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो साना। और मैं मुंजमद हो गई। क्या फुरकान को भी पता था? शायद फुरकान को पता था, लेकिन इस हवाले से नहीं जिस हवाले से मुझे पता था। फिर अब्बू ने एक दिन अकेले में मुझसे पूरी बात पूछी। जब मैंने उन्हें पूरी बात सुनाई तो वो किसी सोच में गुम हो गए। अगले दिन अब्बू किसी आलिम को लेकर आए। उस आलिम ने पूरी रात घर के सहन में चिल्ला काटा और सुबह के वक्त इन्होंने अब्बू से जाते हुए कहा, शफकत साहिब, आपको और आपके घर वालों को वहम हो रहा है। आपके घर में कुछ भी गैर मामूली नहीं है। मैंने पूरी रात घर के कोने कोने को देख लिया है और वो लड़की तो सो रही थी। आप दिल से वहम निकालें और रोज़ाना 4 कुल पढ़कर घर के कोने कोने का छिड़काव कर दें। अब्बू मुतमईन हो गए, लेकिन मैं जानती थी। जब आलिम सहन में चिल्ला काट रहे थे तब मैंने बार बार किसी खौफ से रात को उठ कर सारंगा की तरफ देखा था। उस वक्त सारंगा के अंदर जान नहीं थी। वो बेसुध आंखें बंद करके पड़ी थी, किसी बेजान की तरह। मैंने काफ़ी गौर से देखा। उस वक्त उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। आलिम के जाने के बाद मैं सहन में सफाई कर रही थी। तब सारंगा मेरे पास आई। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे पीछे खड़ी थी। तुम कुछ भी करो, मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगी जब तक तुम रहोगी। मुझे निकालने की कोशिशें छोड़ दो। उसके लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट छा गई और मैं उसे देखने लगी। काफ़ी वक्त के बाद मुझे होश आया तो वो जा चुकी थी। पूरा दिन मुझे अजीब बेचैनी सी रही। फुरकान साना कहते उसके पीछे चलता और मैं फुरकान के पीछे चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। गर्मियों के दिन थे। रात को करवटें बदलते बदलते मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठकर बैठ गई। बाहर खटपट सी हुई। शायद सहन में बंधी बकरी उछल रही थी। मैंने सारंगा की तरफ देखा, वो सो रही थी। अब्बू भी हमारे साथ सोने लगे थे। मैंने उनको जगाया तो वो लालटेन रोशन करके सहन में आए। मैं भी उनके पीछे पीछे आई। सहन में हमने हर जगह देखा, कुछ भी नहीं था। बकरी अब आवाज़ें निकालने लगी। तब हमने करीब जाकर देखा तो बकरी से ज़रा फासले पर एक बड़ा सांप था। अब्बू ने फ़ौरन घर के कोने पर रखा बेलचा उठाया। सांप अब फुनकार रहा था। अब्बू ने जब बेलचे से वार किया तो वो उसके सर के थोड़े से नीचे से टकरा कर रह गया। सांप मुड़कर दीवार पर चढ़ गया। दीवार बहुत पुरानी और बिल्कुल ढहने वाली हो गई थी। अब्बू ने जब बेलचे से दीवार पर लगातार वार किए तो दीवार के दरमियान से एक पत्थर निकल गया और पूरी दीवार गिरने लगी। सांप नीचे था और दीवार का मलबा ऊपर था। सिर्फ उसका सर बच गया। मुझे एक रहत सी महसूस हुई तो मैं वापस कमरे में आ गई। अंदर देखा तो सारंगा इसी तरह सो रही थी। अब्बू भी बकरी को सहन के दूसरे कोने में बांध कर आ गए। सुबह जब मैं उठकर नाश्ता बना रही थी तो कमरे से आवाज़ें आने लगीं। मैं भागकर कमरे में गई तो फुरकान सो रहा था। अब्बू सारंगा के सिरहाने खड़े थे। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। वहाँ मुकम्मल सुकूत था। ज़रा सी देर में लोग इकट्ठे हो गए। फुरकान चीख रहा था। उसको रोते देखकर मेरे भी आंसू निकल आए। अब उसके जाने के बाद एक एक पल आंखों के सामने घूम रहा था। सारंगा को आखिरी गुस्ल देने के लिए मदरसे की बाजी ने मुझसे कहा। चूँकि मैं उसकी एक ही बहन थी तो ये जिम्मेदारी खुद मुझ पर आती थी। मैंने जब उसे गुस्ल देते वक्त देखा तो उसका जिस्म लहू लहू था। हड्डियां तक टूटी हुई थीं और गर्दन से नीचे हंसली की हड्डी के पास जख्म था, वहीं बेलचे का निशान। मैं रात को ही जान गई थी कि सारंगा जा चुकी है। इस वाक़े से मुझे बहुत हैरत हुई। 5 साल के बाद मेरी शादी हो गई। मैं अपने घर चली गई।
اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دن اولاد کی نعمت سے نوازا، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات پر میں طمانینت سے مسکرا دی۔ میرے شوہر عبد الرحمن نے نرس کی طرف دونوں ہاتھ بڑھائے تو نرس نے بچی عبد الرحمن کو دے دی۔ مجھے تو اتنا اشتیاق ہو رہا تھا کہ میں بے اختیار بچی کے چہرے پر جھکی۔ تبھی بچی نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ وہی سبز کانچ کی آنکھیں، وہی سرد آنکھیں کسی احساس کے بغیر چمکتی ہوئی میری بیٹی کے چہرے پر تھیں۔ آج میری بیٹی 15 سال کی ہے۔ بیٹی کی حرکتیں بھی ویسی ہی ہیں جیسی سارنگا کی تھیں۔ وہ مجھے کبھی کبھی عجیب نظروں سے مسکرا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے، ماما میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں آپ سے کبھی دور نہیں ہوں گی۔ اس کی پراسرار آنکھیں اور عجیب سا لہجہ، میرا دل کام کر رہ جاتا ہے۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ سارنگا تو پہلے بھی ہمارے گھر میں رہ رہی تھی، عالم بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، لیکن یہ معامہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیوں میری بیٹی کی باتیں، میری بیٹی کا لہجہ، اس کا چال چلن سارنگا سے ملتا ہے؟ اس سلسلے میں میری مدد کیجیے، یا تو پھر اسے وہم سمجھ کر بھلا دوں، لیکن اگلے ہی دن کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ میں پھر سے سارنگا کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔